नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडुटेरिया आरके में। दोस्तों आज हम बात करेंगे मुगल वंश के बाबर से। दोस्तों इससे पहले एक पार्ट हम पढ़ चुके हैं, आज यह सेकंड पार्ट है बाबर से। तो दोस्तों हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो बहुत ही छोटा है और इसको पूरा देखना, और अगर वीडियो देखने के बाद आपको अच्छी लगे तो हमारे इस नए चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट जरूर देना, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके अगली वीडियो बनाने में। दोस्तों और एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इससे पहले पार्ट को नहीं देखा तो उसको जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं बाबर की जो मूल विशेषताएं थी, उन सब मूल बारे में जो है प्रारंभिक जीवन के बारे में और मुगल वंश के शासकों के बारे में जो ट्रिक से बताया था वो सारी फर्स्ट वीडियो में ऐड है। तो दोस्तों उसके बाद अब आप बात आती है पानीपत की लड़ाई। पानीपत की लड़ाई तक बात उस वीडियो में पहुंच चुकी थी। तो पानीपत की लड़ाई के बारे में आज हम बात करेंगे कि पानीपत की लड़ाई की जो विशेषताएं थी वो विशेषताएं क्या थी और कब हुई। तो दोस्तों पानीपत की जो लड़ाई हुई वह 21 अप्रैल 1526 को हुई। 1526 को हुई, लेकिन डेट भी आप बिल्कुल याद रखेंगे पार्टिकुलर, क्योंकि ये कई एग्जामों में डेट भी पूछ लेता है। तो 21 अप्रैल 1526 को हुई, और ये भारत पर बाबर का 5वां आक्रमण था। इससे फर्स्ट पॉइंट है कि यह भारत पर बाबर का 5वां आक्रमण था। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले बाबर 4 आक्रमण कर चुका था और चारों बाबर के सफल थे। था क्या कि थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। जब बाबर काबुल को जीतता है 1504 में, उसके बाद भारत से कई सारे न्योते मिलते हैं उसको दिल्ली पर चढ़ाई के लिए। ऐसी स्थिति में बाबर जब राणा सांगा का निमंत्रण पहुंच जाता है तो बाबर समझ जाता कि हमारे भारत विजय के द्वार खुल गए हैं, और बाबर धीरे धीरे बढ़ता चला आता। जैसे उसने बाजौर जीता, फिर पेशावर जीता, और फिर लाहौर तक आता है, और लाहौर में एक छावनी बना के चला जाता है। लाहौर में एक छावनी बना के 1524 में वो वापस चला जाता है अपने जो है फरगना। वहां से फिर कुछ समय के बाद फिर आगे बढ़ता है और 1526 में पंजाब जीत लेता है, और पंजाब जीतता हुआ इधर पानीपत की ओर बढ़ता चला आता है। तो दोस्तों उसके बाद यह पानीपत की लड़ाई की विशेषताएं पढ़ते हैं हम। तो इसमें पहला पॉइंट है कि भारत पर बाबर का 5वां आक्रमण था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत पर पानीपत की लड़ाई में बाबर का कौन सा आक्रमण था, 5वें नंबर का आक्रमण था। नेक्स्ट पॉइंट कि यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी में हुआ। जी हाँ, यह इब्राहिम लोदी दिल्ली के शासक मुस्लिम शासक इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ था। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ। नेक्स्ट इब्राहिम लोदी युद्ध क्षेत्र में मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। जी हाँ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर नोट कर लेना, क्योंकि इब्राहिम लोदी जो था यह दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा अकेला शासक था जो युद्ध क्षेत्र में ही मारा गया था। और इसके साथ में एक और शख्स मारा गया था, वो थे ग्वालियर के विक्रम सिंह। ग्वालियर के विक्रमजीत सिंह थे, जो कि इसके इब्राहिम लोदी के मित्र ही थे, और वह भी इब्राहिम लोदी के साथ मारे गए थे। लेकिन दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक पूछा जाए कौन सा है जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया, तो वह इब्राहिम लोदी है। नेक्स्ट, पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया। जी हाँ दोस्तों, आपने पढ़ा भी होगा कि तोपखाने का प्रयोग भारत में सबसे पहले किसने किया, तो बाबर ने किया। और बाबर ने कब किया, तो पानीपत की लड़ाई में ही किया था सबसे पहले तोपों का प्रयोग। और तोपों का नेतृत्व उस्ताद अली कुली ने किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार पूछा जाता है एग्जामों में कि तोपखाने का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो उस्ताद अली कुली कर रहा था। नेक्स्ट, बंदूकधारियों का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो मुस्तफा कर रहा था। बाबर की तरफ से जो बंदूकधारी थे, बंदूक चलाने वाले, उनका नेतृत्व मुस्तफा कर रहा था। और इस युद्ध में तुलगमा युद्ध नीति प्रयोग की गई। हाँ, तुलगमा युद्ध नीति, इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने तुलगमा पर बात की थी, लेकिन तुलगमा युद्ध नीति जो उसमें बाबर के विरुद्ध अपनाई थी वह शैबानी खान ने अपनाई थी सरे पुल के युद्ध में 1501 में। दोस्तों इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देखना, क्योंकि उससे आपको जो है समझने में आसानी होगी। तो दोस्तों जो तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग बाबर ने पानीपत की लड़ाई में किया। हाँ, अगर पानीपत की लड़ाई में पूछा जाए कि तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किसने किया, तो बाबर ने किया। और भारत में पहली बार तुलगमा युद्ध नीति किसने अपनाई, तो बाबर ने अपनाई। लेकिन अगर क्वेश्चन यूं पूछा जाए घुमा के कि बाबर के विरुद्ध तुलगमा युद्ध नीति किसने प्रयोग की, तो शैबानी खान ने की सरे पुल के युद्ध में 1501 में। वही युद्ध नीति बाबर कालांतर में पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी के विरुद्ध अपना लेता है। नेक्स्ट, इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख और बाबर के पास 12,000 सैनिक थे। जी हाँ दोस्तों,
ये आप देख रहे हैं लगभग 8 गुना का डिफरेंस है, 8 साढ़े 8 गुना का डिफरेंस है। उसके बावजूद भी बाबर विजयी हुआ, क्योंकि बाबर की जो एक रणनीति थी वह कुशल रणनीति थी। बाबर एक कुशल सेनानायक था और इसकी ऐसी रणनीति थी कि बाबर ने अपने जब लाहौर में एक छावनी बनाई थी तो उसमें लाहौर की उस छावनी के टाइम पर बाबर ने खुद लिखा है कि हमारे पास, जब उसने गिनती करी तो उसने खुद लिखा है कि हमारे पास कुल मिलाकर, हमारी अच्छे बुरे सारे मिलाकर 12,000 की सेना है। तो उसकी बातों से ही स्पष्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते आते आते और उसने काफी सारे इंक्रीज करता रहा काफी, और 700 बैलगाड़ियां भी खरीदी थी। युद्ध में एक अच्छी रणनीति बनाई थी उसने, बहुत अच्छी तरीके से ये लड़ा गया था और इसमें बाबर विजयी हुआ था। दोस्तों, पानीपत की लड़ाई से यही पॉइंट है कि भारत पर बाबर का 5वां आक्रमण था। जल्दी से रिवीजन करेंगे। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। जी हाँ, इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ था। इब्राहिम लोदी युद्ध क्षेत्र में मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। इसके साथ में ग्वालियर के इसके साथी विक्रमजीत सिंह भी मारे गए थे। और नेक्स्ट, इसमें तोपों का नेतृत्व पहली बार किया गया और तोपों का नेतृत्व उस्ताद अली कुली ने किया था। बंदूकधारियों का नेतृत्व मुस्तफा कर रहा था। इस युद्ध में तुलगमा युद्ध नीति अपनाई गई, जबकि बाबर के विरुद्ध सैबानी खां ने अपनाई थी। इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख की सेना और बाबर के पास 12,000 की सेना। यही इससे मेन पॉइंट थे। अगली लड़ाई बाबर की जो होती है वह खानवा की लड़ाई होती है, और कब होती है तो 17 मार्च 1527 को होती है। यह युद्ध राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ। दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि बाबर जब उधर से भारत की तरफ बढ़ रहा था तो राणा सांगा ने दिल्ली पर चढ़ाई के लिए राणा सांगा ने खुद इनवाइट किया था। और आज 1 साल के बाद ही, ठीक लगभग 1 साल के बाद ही, 11 महीने के लगभग बाद ही इतना ही डिफरेंस है, और इसी दौरान बाबर जो है राणा सांगा पर चढ़ाई कर देता था, क्योंकि बाबर समझता था कि भारत में स्थायी सत्ता जमाने के लिए हमें राणा सांगा को यहां से भगाना होगा। हालांकि राणा सांगा भी बहुत ही कुशल सेनानायक था। उसने भी अपने जीवन में बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी थी। ऐसा बताते हैं कि 100 लड़ाइयों से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी थी राणा सांगा ने, और उनके जो शरीर पे दाग थे, बहुत सारे दाग थे, और इसी के थे, युद्ध क्षेत्रों के ही थे। तो ऐसी स्थिति में बाबर को यह पता था कि हम इब्राहिम लोदी को हरा चुके हैं, लेकिन वह जो 1 लाख की सेना थी, उसको कई इतिहासकारों ने यह भी लिखा है कि वह जो 1 लाख की सेना थी उसमें कोई भी सैनिक न होकर एक मेला था। वह इसमें उसको यह नहीं कह सकते कि वह 1 लाख की सेना में सैनिक थे। वह एक मेले की तरीके था, कुछ रणनीति नहीं थी उनकी, और यूं ही युद्ध करते रहे। यह युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ। जब राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, इस युद्ध में हुआ क्या कि बाबर ने जिहाद की घोषणा की। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। जिहाद क्या है तो जिहाद एक धर्म युद्ध है। जिहाद एक धर्म युद्ध है जो है भारत में जो है बाबर आया, जब सत्ता जमाई, जब खानवा की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा था, उस समय बाबर ने जिहाद की घोषणा दे दी कि हम ये युद्ध धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा उसने बताया जनता को। और यह युद्ध जब जीत चुका था तो बताते हैं दोस्तों कि इस युद्ध में बहुत अच्छी लड़ाई हुई और बहुत सारे सर काट के राजपूतों के खड़े किए थे बाबर ने, और बाबर ने यह दिखाया था कि हम धर्म युद्ध लड़े हैं, हम जिहाद लड़े हैं। इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। जी हाँ दोस्तों, यह पॉइंट पूछा जाता है कि गाजी की उपाधि बाबर ने कब धारण की, तो खानवा के युद्ध में जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। अगली लड़ाई जो भारत में बाबर की थी वह थी चंदेरी का युद्ध। यह कितने नंबर की लड़ाई थी तो आप देख रहे हैं 5वें, 6ठे और 7वें नंबर की लड़ाई थी। यह बाबर की जो पानीपत में थी, यह 5वीं लड़ाई थी। इससे पहले इसने 4 लड़ाइयां बाजौर, पेशावर, लाहौर और पंजाब जीत चुका था। दोस्तों, जो चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को हुआ। ये डेट कहीं पर एक कॉलम बनाकर आप नोट कर सकते हैं और अपने सामने लगा सकते हैं, जहां पर आप पढ़ते हो तो बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाता है, लर्न हो जाएगा। 29 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध लड़ा गया और ये युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ा गया। जी हाँ, में जो चंदेरी का युद्ध था, चंदेरी के किले को बाबर जब घेर लेता है तो मेदिनी राय जब लड़ने के लिए आता है तो मेदिनी राय मार दिया जाता है या बाबर मार दिया जाता है। दोस्तों, इससे 2 ही पॉइंट पूछे जाते हैं कि यह युद्ध किस किस के बीच में हुआ। चंदेरी का युद्ध तो बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ, और यह कब हुआ तो 29 जनवरी 1528 को हुआ। अगली लड़ाई जो भारत में बाबर की थी 6 मई 1529 को लड़ा इसने घाघरा का युद्ध।
घाघरा का युद्ध, यह युद्ध महमूद लोदी और बाबर के बीच हुआ। इस युद्ध में महमूद लोदी मारा गया। जी हाँ दोस्तों, 6 मई 1529 को हुआ था घाघरा में घाघरा का युद्ध, और यह युद्ध महमूद लोदी और बाबर के बीच हुआ। और बाबर का यह भारत पर अंतिम युद्ध था। 1529 में जो बाबर ने लड़ा, यह अंतिम युद्ध था, क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों, हमने ये सारे युद्ध याद करने की एक ट्रिक बताई थी पिछले वीडियो में, पान खा चल घर, पान खा चल घर ऐसे करके ट्रिक थी। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको जरूर देखना। दोस्तों, बाबर का अंतिम युद्ध था। अब बात करते हैं बाबर से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। 2-4 पॉइंट बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में यह जो है बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं। जैसे कि पूछा जाता है कि बाबर को कलंदर की उपाधि किसने दी, तो बाबर को कलंदर की उपाधि आम जनता ने दी थी। और कब दी थी, तो पानीपत के युद्ध जीतने के बाद दी थी। क्योंकि पानीपत का जब युद्ध जीता बाबर, तो उसने बहुत दान दिया, और उस दान देने की प्रवृत्ति के कारण लोगों ने उसे कलंदर की उपाधि धारण कर दी, मतलब कलंदर की उपाधि दी। नेक्स्ट पॉइंट कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी, आपने पढ़ा होगा कि बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है, तो तुजुके बाबरी है। ये किस भाषा में लिखी गई, तो तुर्की भाषा में लिखी गई। और इसको हिंदी में अगर बात करें तो हम बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं। तुजुके बाबरी, ये बाबरनामा को तुर्की भाषा में बाबर ने खुद लिखा था। अगर आपसे पूछा जाए तुजुकी बाबरी का लेखक कौन है, तो बाबर है। या बाबरनामा का लेखक कौन है, बाबर है। यह किस भाषा में लिखी गई, तो तुर्की भाषा में लिखी गई। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है, तो तुजुके बाबरी या बाबरनामा। ऐसे पॉइंट पूछे जा सकते हैं घुमा घुमा के। नेक्स्ट है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है। इससे पहली वीडियो में भी बताया था, एक जगह पॉइंट आया था ऐसा। तो दोस्तों, जो उसने आत्मकथा तुजुके बाबरी लिखी, इसमें 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया। पहला था चित्तौड़ और दूसरा था विजयनगर। 2 हिंदू राज्य थे, क्योंकि आपको पता है कि इस खानवा के युद्ध में अभी हराया है इसने बाबर ने। तो खानवा जो राणा सांगा थे, यह एक हिंदू राज्य था चित्तौड़, और दूसरा था विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य जो था, वहां पर भी कृष्णदेव राय था और शक्तिशाली शासक था दक्षिण का। तो दोस्तों, 2 राज्यों का उल्लेख मिलता है। और बाबरनामा का फारसी अनुवाद अकबर ने करवाया था। जी हाँ, यह भी पॉइंट पूछा जाता है कि बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने करवाया, तो अकबर ने करवाया। अकबर का क्रम कौन सा आता है, तो तीसरा आता है मुगल के वंश के शासकों में। क्योंकि हम बाबर पढ़ रहे हैं अभी, बाबर के बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी वह हुमायूं से आएगी। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वह हुमायूं से आएगी, तो उसको भी स्किप ना करें, बिल्कुल अच्छे तरीके से देखें। और उस हुमायूं के बाद जो आएगा वह अकबर आएगा। और वही अकबर, इस बाबर ने जो आत्मकथा अपनी लिखी, इसका फारसी में अनुवाद करवाया था। और किससे करवाया था, तो अब्दुल रहीम खान खाना से करवाया था। तो दोस्तों, इसको एक 2 बार आप रिवीजन करेंगे, अच्छी तरीके से लर्न हो जाएगा। और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं यहाँ पर, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छे सिद्ध होंगे आपके एग्जाम में। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो, हमें उम्मीद है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हमारे इस नए चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट पूरी तरीके से जरूर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ।